गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम 5 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। बेटा यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन रहता था। 10th क्वेश्चन के बाद हमारा 11th क्वेश्चन भी रहता था। उसके बाद 15th 16th एंड कंटिन्यू 17 से लेकर लास्ट तक हमारे कंटिन्यू रहते थे। सबसे पहले हम 10th क्वेश्चन करते हैं। बट यू हैव टू गिवन 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू हैव टू गिवन an इज इक्वल टू 3 + 4n। आपके पास क्या गिवन है? an इज इक्वल टू 3 + 4n एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है शो दैट इट मेक्स ए एपी एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। यानी कि आपको बताना है कि ये एबी बना रही है पहले तो, और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि 15 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है? 3 + 4 × 1, 4 + 3 7 बन जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो a2 कितना बन जाएगा? 3 + 4 × 2, दैट मीन्स आपके पास बन जाएगा 11। अगर n की वैल्यू को 3 पुट कर रहे हैं तो a3 आपके पास क्या आने वाला है? 3 + 4 × 3, 4 3 12 + 3 आपके पास क्या बन जाएगा? 15। तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगी? 7 11 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप चेक करिए, आपके पास d1 की वैल्यू क्या आ रही है? 11 - 7 दैट मीन्स 4। d2 कितना आ रहा है? 15 - 11 दैट मीन्स आल्सो 4। तो d1 d2 के इक्वल होने के कारण हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस बनाएगा वो एपी में बनाएगा। उसके बाद अगर हमें S15 फाइंड आउट करना है, S15 के लिए फॉर्मूला देखिए, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 15/2 हो जाएगा आपके पास। a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? आपके पास 7 है, तो 2 × 7 हो जाएगा, प्लस n - 1 15 - 1 14 हो जाएगा, और d की वैल्यू आपके पास है 4। इस टाइप से बेटा आपके पास a n और d तीनों की वैल्यू होने के कारण आप S15 फाइंड आउट कर सकते हो। तो 10th का सेकंड पार्ट भी सिमिलर है भाई, इसी टाइप जैसा है। उसमें गिवन है आपके पास 9 - 5n, उसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली n को 1 पुट कर लेना, 2 पुट कर लेना, 3 पुट कर लेना, जो भी सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस में d1 और d2 निकाल कर आप बता सकते हो कि वो ab बनाएगा। अगर ab बनाएगा तो फिर आपको क्या करना है? उसको Sn पर इंप्लीमेंट करना है, सम ऑफ 15 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है भाई? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 4n - n स्क्वायर, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ द टू टर्म्स, सेकंड टर्म एंड सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू आप क्या कर लीजिए? 1 पुट कर लीजिए। S1 क्या हो जाएगा आपके पास? 4 × 1 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। S1 कितना आ जाएगा आपके पास? 3। S1 का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म मींस अकेले a ही रहेगी, वो फर्स्ट टर्म ही रहेगी, तो S1 = a हो जाएगा, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। फिर आपको निकालना है सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू 2 पुट होने के बाद S2 हो जाएगा। S2 पुट होने के बाद 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 8 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 4। सम ऑफ टू टर्म भी आपके पास निकल चुका है। अब आपके पास क्या निकालना है? सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म के लिए आपको पता है कि S2 क्या होगा? S2 होगा सम ऑफ टू टर्म्स a1 + a2। S2 की वैल्यू आपके पास 4 है, a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, और a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, a2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी +1। आपके पास a आ चुका है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ चुका है, सम ऑफ टू टर्म आ चुका है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? d की वैल्यू होनी चाहिए। d की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। सेकंड टर्म आपके पास 1 है और फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। 1 - 3 कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आने के बाद अब आप इजीली a3 भी फाइंड आउट कर सकते हो, a10 भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आप an भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको, अगर आपके पास डायरेक्टली an निकालने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली an निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn - Sn - 1। इसका क्या मीनिंग है? सम ऑफ n टर्म में से अगर सम ऑफ n - टर्म माइनस कर दी जाए
तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली लास्ट टर्म बचेगा, दैट इज an। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली an की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कंट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ द completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first days, 250 for the second days। भाई कोई भी काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई भी काम चला रखा है, उस काम में जैसे ही डिले होता है तो फर्स्ट डे जो पेनल्टी है वो है 200 रुपीज, सेकेंड डे की पेनल्टी है वो है 250 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपकी पेनल्टी क्या है 50 रुपीज बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद वो कहना चाह रहा है अगर उसने 30 डे डिले कर दिया वर्क तो आपको मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए बेटा, आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, पहले आप A30 फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आप S30 फाइंड आउट कर दीजिए। अगर उन्होंने टोटल अमाउंट पूछी है तो S30 निकाल दीजिए, अगर उन्होंने डायरेक्टली ये पूछा है कि 30th इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, यानी 30th पे जो डे पे पेनल्टी क्या रहेगी, उस पर आप डायरेक्टली A30 निकाल दीजिए। गेट इट भाई, तो ये आप सेल्फ ट्राई कर लेना। इसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन में क्या गिवन है, sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prize। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफी बार डायरेक्टली सीबीएसई ने पूछा भी है इसको। तो आपको क्या गिवन है, 700 का टोटल प्राइस दिया हुआ है, 700 का प्राइस देने के बाद इन्होंने कहा है कि 700 का जो टोटल अमाउंट है उसको 7 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और हर जो स्टूडेंट को प्राइस मिल रहा है वो पिछले से 20 रुपीज कम मिल रहा है। तो देखिए बेटा वो 7 प्राइजेस की क्या क्या अमाउंट रहेगी, कैसे हम उनको फाइंड आउट करेंगे। टोटल अमाउंट है आपके पास में 700 रुपीज, और नंबर ऑफ प्राइज है आपके पास 7, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 7 है, और d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास में, कॉमन डिफरेंस गिवन है हर बार 20 डिग्रीज, 20 डिग्रीज करेंगे तो -20 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस है आपके पास -20 रुपीज, तो क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस -20। आपको क्या फाइंड करना है, ईच प्राइस को फाइंड आउट करना है, यानी कि एपी फाइंड आउट करनी है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एसएन का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है भाई, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। और कोई रिलेशन दे रखा है क्या इन्होंने, और कोई हमें रिलेशन नहीं दे रखा है। एसएन की वैल्यू है 700, तो यहाँ आप n की वैल्यू 700 पुट कर लीजिए। n की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/2, और a की वैल्यू आपके पास नहीं है, n की वैल्यू है 7-6, और यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास -20। तो इस टाइप से अगर आप सोल्व करते हैं तो 700 मल्टीप्लाई 2 बाय में 7 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। तो यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे तो 200 और -120 इधर आने के बाद प्लस का 120 इक्वल टू 2a। इसको सोल्व करने के बाद a की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है 320/2। 320/2 मीन्स आपके पास 160 आने वाली है, यानी कि आपके पास फर्स्ट प्राइस जो आ जाएगा वो 160 का आ जाएगा, उसके बाद सेकंड प्राइस जो आएगा वो 140 का आएगा, क्योंकि 20 रुपीज क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 एंड लास्ट वन आपके पास क्या रहेगा 40 का प्राइस रहेगा। तो इस टाइप से 7 कैश प्राइजेस जो स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके अमाउंट रहेगा फर्स्ट का 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। तो इस टाइप से आपका 16 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 17th 18 ये क्वेश्चन भी इजी है, आप इनको सेल्फ ट्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं हम। 17th क्वेश्चन में देखना बेटा क्या गिवन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट टू नाइट ऑफ द planting trees in and around the schools to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each school will plant will be the same as the class in which that they are studying। यानी कि इन्होंने कहा है कि जिस क्लास में वो बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ही वो हर एक स्टूडेंट क्या करेगा ट्री को, या क्लास पूरी उसको क्या करेगा उतने ट्री लगाएंगे। देखिए फर्स्ट अगर 12th क्लास है तो अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट एक पेड़ लगाएंगे, अगर सेकंड क्लास का है तो 2, थर्ड क्लास का है तो 3। तो इस टाइप से आपके पास जो सीक्वेंस मिलेगी वो कितनी कहां तक मिलेगी 12th तक मिलेगी, क्योंकि स्कूल कहां तक का है 12th क्लास तक का है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स निकालिए अगर हर क्लास के 3-3 सेक्शन हो,
तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है, Sn निकाल देना है। Sn अगर नेचुरल नंबर है डायरेक्ट, अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है तो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के लिए सम ऑफ फैक्टर निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है n इंटू n प्लस 1/2। डायरेक्टली आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर ये यूज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, n है आपके पास 12 इंटू 13/2, दैट मीन्स 78 ट्रीज उगाएंगे अगर उनके पास एक एक सेक्शन होता। तो अगर उनके पास 3 सेक्शन है तो आप क्या कर दीजिए, 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 78 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कितने हो जाएंगे भाई, 78 मल्टीप्लाई 3। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 324 कैरी 2 321 और 223 234 ट्रीज हुआ है। इसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन में क्या गिवन है, a spiral is made of the successive semicircles with centers alternately at A and B and starting with the center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure। देखिए बेटा आपके पास फिगर में क्या क्या गिवन है। फिगर में इस टाइप से गिवन है कि आपके पास फर्स्ट सेमी सर्कल ये है, उसके बाद नेक्स्ट सेमी सर्कल ये है, उसके बाद नेक्स्ट सेमी सर्कल इस टाइप से है। तो यहाँ पर जो आपके लिए रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.5 रहेगी। और नेक्स्ट जो सेमी सर्कल है, नेक्स्ट सेमी सर्कल यानी कि आपके पास ये वाला जो सेमी सर्कल हो जाएगा, इसके लिए जो रेडियस रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो सर्कल रहेगा उसके लिए जो रेडियस रहेगी वो आपके लिए क्या रहेगी, 1.5 रहेगी। तो इस टाइप से आपके पास स्पाइरल मोड में बनाया हुआ है फिगर। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर इस टाइप से 13 सेमी सर्कल बनाए हुए हैं तो बताइए टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड क्या होगी। n आपके पास 13 है और आपके पास a कितना है, a आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर एंड b आपके पास कितना है। हर सीक्वेंस में से अगर हम माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर माइनस 0.5 माइनस होगा तो आपके पास 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालनी है, Sn निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला यूज होकर हम इसमें क्या कर सकते हैं, S13 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू 13, 13/2, a की वैल्यू आपके पास 0.5 एंड 13 - 1 12, d की वैल्यू आपके पास 0.5। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। गेट इट भाई। तो इस टाइप से लेंथ ऑफ स्पाइरल में भी निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कवर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पेंडिंग जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। आज चैप्टर नंबर 5 को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा क्या किया उन्होंने, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs are the bottom row and 19 in the next row and 18 in the next row। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है बेटा, लास्ट रो में आपके पास 20 logs हैं, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है और इस टाइप से हम रखते जा रहे हैं। तो इन logs को रखना है हमने, तो आपको बताना है कि इनसे कितनी रो बन पाएंगी, कितनी रो में हम इन logs को रख पाएंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ logs जो है वो ऐसा हो जाएगा, 200 logs है। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 20, यानी कि सबसे लास्ट रो में अपने पास 20 है, उसके बाद डिक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास 19, 18, 17, यानी सीक्वेंस आपके पास क्या बनेगी, सीक्वेंस आपके पास इस टाइप से बनेगी। तो अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रो में ये क्या हो जाएंगे, 200 logs कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि डी आपके पास क्या आ जाएगा, a2 - a1 करने के बाद 19 - 20 दैट मींस -1। अगर आप यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो n का फॉर्मूला लगा लीजिए। Sn देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2a + n - 1d एंड यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए जो जो आपको पता है। Sn कितना है 200, यहाँ से 2 इक्वल से इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। n की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू आपके पास 20 है, 20 2 = 40 हो जाएगी, प्लस n-1 आपके पास एच रहेगा और d की वैल्यू रहेगी -1। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 40, -1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 एंड
एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास +1। तो इस टाइप से आपके पास इसको सोल्व करते हैं तो 41 हो जाएगा, ये 41 की n से मल्टीप्लाई हो जाएगी 41 n की माइनस n से हो जाएगी तो माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से इक्वल से इधर ले आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ये इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए या फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव 25 आएगी और पॉजिटिव 16 आएगी। अब हमने एक बात बताई थी आपको, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन हो या माइनस में हो तभी हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और n की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती। यहाँ पर n की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, n की कौन सी वाली वैल्यू पॉसिबल होगी, n की 16 वैल्यू पॉसिबल होगी। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगी भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी बन सकती हैं, 20 बन सकती हैं, क्योंकि लास्ट रो में अपने पास 20 है। अगर कम होते होते आएंगे तो लास्ट रो में अपने पास कुछ भी लॉग्स नहीं बचेंगे, यानी कि 20 रो बनने के बाद कुछ भी लॉग्स नहीं बचेंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। इसका जो n की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 16। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी बेटा 16। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, इन अ पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर from first potato and other potato are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. फर्स्ट पोटैटो के बाद फिर उसने कहा है कि a competitor starts from the bucket and pick up the nearest potato and run back it with it and drop into a bucket. क्या कर रहा है, आप फिगर में भी देख रही हैं कि पहले वो फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो को। अगर फर्स्ट पोटैटो को उठा रहा है तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 5, तो फर्स्ट पोटैटो को उठाने में 5 वापस आगे डालने में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर हुई उसके पास 10 मीटर। नेक्स्ट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 5, तो ये हुआ, और नेक्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 3 मीटर मोर, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। फिर दोबारा से बकेट में डालने के लिए आएगा तो कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट फिर जाएगा तो 5 + 3 + 3 यानी 8 + 3 11 का डबल हो जाएगा 22 मीटर एंड सो ऑन। इस टाइप से वो पोटैटो को उठा रहा है और बार बार वापस आकर बकेट में डाल रहा है। तो उसने कहा है कि टोटल 10 पोटैटो है, तो बताइए उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपके पास a की वैल्यू कितना है 10 है, d की वैल्यू कितना है 16 - 10 6 मीटर हो जाएगा, और आपके पास n की वैल्यू कितनी है 10 है। तो आप SN यूज करके टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कर लेना बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन था 5.3 एक्सरसाइज का। उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज देखिए। ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्या होता है, कुछ हमारे अच्छे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं जो एक्सरसाइजेस से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होते हैं और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसने क्या कहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर कोई भी सीक्वेंस में आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है तो वो 0 के बाद ही हमारा नेगेटिव टर्म होगा, और वो सीक्वेंस में हमेशा कैसा मिलेगा आपको डी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, यानी नेगेटिव में मिलेगा। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 121, नेक्स्ट आपके पास कितना है 117 एंड सो ऑन। आपके पास दिया हुआ है सीक्वेंस। आपके पास यहाँ से a कितना हो जाएगा 121 और d कितना हो जाएगा 117 माइनस a2 माइनस a1 करेंगे, 117 माइनस 121 करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी -4। d की वैल्यू 4 आने के बाद इसने पूछा है हमसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब होगी। अगर हमें पता चल जाए कि 0 वाली कौन सी टर्म है, उससे नेक्स्ट टर्म ही हमारी क्या होगी नेगेटिव में चली जाएगी। तो an को यहाँ पर आप फिक्स कर लेना, जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी हो तो an को 0 ले लेना। an को 0 लेने के बाद क्या फॉर्मूला यूज होगा, an वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसमें आप यूज कर लीजिए a + n - 1d। an को 0 ले लिया, a की वैल्यू आपके पास है 121, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो d वैल्यू आपके पास कितना है -4। 121 इक्वल से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई नेगेटिव का हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास n - 1 -4 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा। अगर आप n को सोल्व करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा सोल्व होकर 125/4, यानी 125/4 को अगर हम सीधे सीधे सोल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 31 बोल 1/4। n की 31 बोल 1/4 कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, यानी कि उसकी 32nd जो टर्म रहेगी इस एपी की वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। अगर 31st टर्म की अगर हम वैल्यू निकालें तो 31st टर्म की वैल्यू क्या आएगी आपको यहाँ पर देखना। अगर 31 की निकालेंगे 31 - 1 30 हो जाएगा, 34 × 120
120 121 में से माइनस हुआ तो पॉजिटिव 1 बचेगा, यानी वो पॉजिटिव टर्म रहेगी। उसे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, 32nd टर्म आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। गेट इट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। क्या गिवन है भाई आपके पास, आपके पास गिवन है सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका प्रोडक्ट कितना है, A3 इंटू A7 का प्रोडक्ट कितना है, 8 गिवन है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी निकालना है, यानी S16 निकालना है। X16 आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास A और D की वैल्यू होगी। इन दो रिलेशन से आप क्या करना, A और D की वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगी भाई, A3 को आप क्या राइट करते हो, A प्लस 2D, और A7 को क्या राइट करते हो, A प्लस 6D। यहां से आपके पास A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A, 6 प्लस 2 8A इज इक्वल टू 6। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास A प्लस 4D इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4D। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4D। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, A3 मल्टीप्लाई A7, A3 में क्या है आपके पास A प्लस 2D, और A7 में क्या है, A प्लस 6D। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8 है। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 माइनस 4D, 6 माइनस 4D और प्लस 2D, तो आपके पास क्या बचेगा, 6 माइनस 2D बच जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 6 प्लस 2D बच जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 2D, यहाँ पर 6 प्लस 2D इक्वल टू 8। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो A माइनस बी और A प्लस बी सोल्व होने के बाद 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये 8 इक्वल से इधर आ जाएगा, 36 माइनस 8, यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास, पॉजिटिव 4D स्क्वायर। उसके बाद 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 आने के बाद आपके पास यहाँ पर 4 डिवाइड में आ जाएगा। कोई हमारा मिस्टेक तो नहीं हो गया यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 4D मिस्टेक हो गई बेटा अपने से, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आपके पास 3 आना है, यहाँ पर 3 आना है, यहाँ पर 3 आना है, यहाँ पर 3 आना है। तो यहाँ से सोल्व होने के बाद आपके पास 3 माइनस 4D, 3 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। और 1/4 हो जाएगा। डी की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आने वाली है, डी की वैल्यू आने वाली है प्लस माइनस 1/2। तो बेटा एक बार आप डी की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 ले लेना और एक बार नेगेटिव माइनस 1/2 ले लेना। अब आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास ए की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ए की भी 2 वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पर पुट कर लेना, यहाँ पर पुट कर, इसमें पुट कर लेना। इसमें पुट करने के बाद इसमें क्या वाला फॉर्मूला लगेगा, 2a प्लस n माइनस 1d। हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे थे, डी की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव 1/2 लेने के बाद 1/2 से सोल्व होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस 4 इंटू 1/2। यहाँ से सोल्व होने के बाद ए की वैल्यू बच जाएगी आपके पास 1। ए की वैल्यू होगी आपके पास 1, एन आपके पास 16 है, 16/2 कितना हो जाएगा 8, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 माइनस 1 15। एंड डी की वैल्यू आपके पास कितना है, डी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 1/2। तो ये सोल्व होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा आपके पास। और एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 15 प्लस 9 4 19, 19/2। ये कैंसिल आउट होने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 76। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 76 और सेकंड आंसर क्या आ जाएगा, डी को नेगेटिव 1/2 ले लेना। डी को नेगेटिव 1/2 लेने के बाद आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 5 आ जाएगी। पॉजिटिव 5 आने के बाद फिर आप इसमें पुट कर देना, ए की वैल्यू पॉजिटिव 5, डी की वैल्यू नेगेटिव 1/2 और वो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20। तो इस टाइप से 5.3 का आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, a ladder has rungs 25 centimeter apart, the rungs decrease uniformly in length from the 45 centimeter at the bottom to the 25 centimeter at the top। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक लैडर टाइप में ये गिवन है। तो जो फर्स्ट लॉग है वो 45 सेंटीमीटर का है, जो लास्ट लॉग है वो आपके पास
5 सेंटीमीटर का है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो 25 सेंटीमीटर की गिवन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद नंबर ऑफ रग्स निकालने हैं और उसके बाद आपको क्या निकालना है लास्ट में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू द रग्स। और इन रग्स को बनाने के लिए तो आपको टोटल वुड की कितनी जरूरत होगी वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रग्स निकालने के लिए देखिए बेटा कैसे फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे निकालोगे। यहाँ पर इनके बीच की टोटल डिस्टेंस आपको पता है, अगर आप इस तरह से लेंथ को ले रहे हो, मैंने कहा कि ये कोई फर्स्ट है, ये कोई सेकंड है और ये कोई थर्ड है। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बनने वाली है, 50 सेंटीमीटर की बनने वाली है, क्योंकि अगर इनके एक के बीच की 25 है तो दूसरे के बीच की 25 है, तो दोनों की 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँ तो कितने रंग्स बने हुए हैं, 50 सेंटीमीटर को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो नहीं बने हुए, याद रंग्स तो 3 बने हुए हैं, यानी कि उसमें हमने क्या कर देना है, 1 इंक्रीज कर देना है। तो नंबर ऑफ रग्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे कि टोटल जो डिस्टेंस है अपने पास 2.5 मीटर, दैट मींस 250 सेंटीमीटर, और हमने 25 से गैप से डिवाइड कर दिया और लास्ट में क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो इस टाइप से आपके पास टोटल नंबर ऑफ रग्स तो हो जाएंगे 11, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 11, a की वैल्यू आपके पास 45 है, a की वैल्यू आपके पास 45 है और आपके पास an भी गिवन है, an कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप डायरेक्टली SN वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 a प्लस an, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है 11/2, a की वैल्यू कितनी है 45 एंड d की वैल्यू an की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ पर आपको d निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी 11 की वैल्यू डायरेक्टली आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। गेट इट भाई, इस टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है और उसी टाइप से बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करना है। The house of row are numbered consecutively from the 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the house preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value, these values of x. इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जहां पर x से पहले वाले जितने हाउस होंगे उनके नंबर्स का अगर हम ऐड करें, या x के बाद वाले जितने हाउसेज होंगे उनका ऐड करें तो दोनों इक्वल होंगे। सपोज कीजिए कि अपने पास 1 to 49 यहां तक नंबरिंग है, तो x कोई नंबर ऑफ हाउस है, यहां से लेकर इससे पीछे यानी इससे प्रीसीडिंग जो भी हाउसेज होंगे उनका सम, और यहां से लेकर इससे आगे जो हाउसेज होंगे वहां तक का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम यहां तक के हाउसेज को ले रहे हैं तो x से कम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, s of x minus 1 इक्वल टू, अगर मैं यहां से यहां तक निकालना चाहूं ये कितना हो जाएगा, x plus 1 to 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x plus 1 to 49 यहां तक हो जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे ढंग से देखूं तो टोटल में से हमने क्या किया है, x को माइनस कर दिया है, x को माइनस करने के बाद रिमेनिंग बच जाएंगे, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, s of x में से s of 49 में से आपने क्या किया है, s of x को माइनस किया है। आप क्या कर लीजिए, बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए और यूज करने के बाद इनके फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, या फिर मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था आपके पास, x minus 1 इक्वल टू s49 माइनस s of x। उसके बाद क्या किया आपने, सम ऑफ x minus 1 टर्म का फॉर्मूला लगा लिया, n/2 2a plus n minus 1 d। आपके पास यहाँ पर 1 to 49 है ना भाई, a आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा और d भी आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर 1 रहेगा। तो ये फॉर्मूला लगने के बाद आपके पास ये हो जाएगा, s49 वाला फॉर्मूला लगने के बाद ये हो जाएगा, s of x का फॉर्मूला लगने के बाद आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया, 2 1 2 x minus 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, x into x minus 1 upon में 2। अब ये वाला नेगेटिव है, इक्वल से इधर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, x/2 2 plus x minus 1 ये बच जाएगा, और ये आपके पास सोल्व होकर क्या हो जाएगा, 2 1 2 48 plus 2 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहां से आपके पास क्या बनेगा, x minus 1 plus 2 यानी x plus 1 बचेगा by 2। अब आपने यहाँ क्या कर लिया, x/2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x minus 1 और x plus 1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 2x, x के और 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x के, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था, इनटू में इज इक्वल टू में अपने पास 49 into 50 रह रहा है,
और यहाँ पर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25, 49 इंटू 25 स्क्वायर इक्वल टू उधर जाने के बाद स्क्वायर रूट बन जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो 7 5 से आपके पास आंसर जो आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो x की वो वैल्यू क्या रहेगी 35 रहेगी भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है और इस टाइप से आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। Hello student, today we will start the chapter number 7, that is coordination geometry. Coordination geometry में क्या होगा, नाम से ही कंफर्म है बेटा, हमने इसमें किसका यूज करना है, कोऑर्डिनेट का यूज करना है। किसका यूज करना है, कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट का यूज करके क्या क्या खेल रचा जा सकता है 10th क्लास में, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को आपको याद है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते थे एब्सिसा, क्या बोलते थे भाई, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते थे ऑर्डिनेट, क्या बोलते थे भाई, ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर इस तरह से परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये क्या होता है, ओरिजिन। ये क्या होता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन। और इस एक्सिस को हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, क्या बोलते थे भाई, एक्स एक्सिस। और इस पे क्या बोलते थे हम, वाई एक्सिस। कुछ प्रीवियस हम बेस कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हम चेक करेंगे वहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछना चाह रहा हूं तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होगी भाई, x की वैल्यू 0, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। और यहां पर कहीं पर भी कोऑर्डिनेट होगा तो यहां पर हमारा दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर हमारा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इधर अगर लेफ्ट में आ जाता है ओरिजिन से तो x नेगेटिव हो जाता है और y अपर क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर साइन रहेंगे अपने नेगेटिव पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपने दोनों ये दोनों साइन कैसे रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। तो इस टाइप से हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड करती है किसी भी कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। y एक्सिस पे x 0 होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए, देखिए भाई हम स्टार्ट करते हैं आगे। सपोज कीजिए कि आपका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। सपोज कीजिए उसने कहीं पे भी हमें क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में हमें दे रखा है और यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है वो x1 और y1 है। क्या कोऑर्डिनेट है भाई, x1 और y1। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास कहीं पे भी हो सकता है, सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं है, दूसरा कोऑर्डिनेट अपने पास हो गया x2 y2। हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, यहां पर उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और आपको पता है कि डिस्टेंस किसी भी चीज की अगर निकाली जाती है तो वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसीलिए हमेशा क्या डाला जाएगा, मोड में डाला जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। और वैसे भी आपको पता है कि x2 माइनस x1 की जो क्वांटिटी आएगी उसका स्केयर करेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस टाइप से अगर मैं AB की डिस्टेंस निकालूं तब भी वही रहेगी और BA की डिस्टेंस निकालूं तब भी वही रहेगी। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर अगर फॉर्मूले में कभी किसी बच्चे ने गलती से ऐसा कर दिया तो भी हमारे पास गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैसा बन जाने वाला है, वो पॉजिटिव बन जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे, वो देखिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट है, अगर ये कोऑर्डिनेट x2 और y2 है तो इसका मीनिंग क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, y2 है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, x2 है। यहां पर इसकी क्या, इसका क्या मीनिंग है, यहां पर इसकी हाइट जो है वो y1 है और यहां से इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x1 है। तो यहां पर अगर आपको
मैं इस टाइप से इसके पैरेलल लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, ये पैरेलल लाइन ज्वाइन कर लिया और ये हमने इस टाइप से ज्वाइन कर लिया और यहाँ से इस टाइप से ज्वाइन कर लिया, इसको हमने सी कोऑर्डिनेट कह दिया। अब सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, सी कोऑर्डिनेट की अगर वैल्यू हम देखें तो यहाँ से यहाँ पर आया है ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे यहाँ तक रहेगा, ये रहेगा आपका x1 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट y2 है और यहाँ पे हाइट रह जाएगी आपकी y2, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x1 y2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम अगर हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस वाला, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केल इज इक्वल टू बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल, इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो बीसी लाइन है वो किसके पैरेलल है भाई, ये x के पैरेलल है, और x के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x a होती है, यानी कि इस लाइन पर हमारे ओनली x की वैल्यू रहेगी, y2 यहाँ तक भी y2 है, यहाँ भी y2 है, y2 माइनस y2 ये तो जीरो हो जाएगा y2 का कोऑर्डिनेट यहाँ डिस्टेंस में, और यहाँ पर ये डिस्टेंस बन जाएगी x2 डिस्टेंस ये है और x1 डिस्टेंस ये है, ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगी आपके पास x1 प्लस x2, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है, y1 डिस्टेंस है और ये कितनी डिस्टेंस है, y2 है। y1 में से अगर y2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आपके पास AC आपके पास बच जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है भाई, ये बच जाएगा। तो इस पे पाइथागोरस पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, इंप्लीमेंट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, बेस हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्केल, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास AC y1 माइनस y2 का स्केल, और यहाँ पर क्या है h स्केल है और स्केल इक्वल से इधर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो आपने x2 माइनस x1 लिखा और यहाँ पर आपका क्या बन गया, x1 प्लस x2 बन गया। यहाँ पर देखिए जो x2 कोऑर्डिनेट है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पर x2 की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू होने के कारण हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको ऐसा राइट कर सकते हैं ना, x1 माइनस x2, ये वैल्यू होगी ना इसकी, और यहाँ पर इस टाइप से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। गेट इट भाई, अगर ये क्वाड्रेंट ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते तो अपने पास फॉर्मूला बनता है x1 माइनस x2 का स्केल प्लस y1 माइनस y2 का स्केल। तो बेटा ये फॉर्मूला x1 माइनस x2 भी हो सकता है, x2 माइनस x1 भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे x1 माइनस x2 का स्केल क्या होता है, इसका स्केल होता है x1 का स्केल प्लस x2 का स्केल माइनस 2x1 x2। अगर x2 माइनस x1 करूं तो उसका स्केल भी क्या रहेगा, उसका स्केल भी आपके पास x1 का स्केल, x2 का स्केल, x1 का स्केल प्लस 2x1 x2 रहेगा। सो ये दोनों के दोनों जो टर्म होती हैं वो अपने पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में इन दोनों को किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। तो इस टाइप से कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, उन दोनों कोऑर्डिनेट को सोल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होगा, x2 माइनस x1 का स्केल प्लस y2 माइनस y1 का स्केल और उस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। गेट इट भाई। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 1। आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट दे दी है, इनकी अगर डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस होगी। सपोज कीजिए कि लेट ए कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 2 3 है और बी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो 4 1 है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB की जो डिस्टेंस होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है x2 माइनस x1 का स्केल प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्केल। यहाँ पर x2 कितना है भाई, 4 माइनस 2, बस हम राइट कर लेते हैं, 4 माइनस 2 का स्केल प्लस 1 माइनस 3 का स्केल। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का स्केल कितना हो जाएगा 4, और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, -2 का स्केल भी क्या होगा पॉजिटिव 4, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √8, और √8 को हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। तो इतने यूनिट जो हो जाएगी इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है भाई, 2√2। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इन कोऑर्डिनेट से क्या क्या खेल और रचा जा सकता है। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, कितने कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट, और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि फाइंड आउट कीजिए
कि 3 कोऑर्डिनेट मिलकर आपके ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। 3 कोऑर्डिनेट मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल कब बनती है, जब सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन होगी थर्ड साइड से, तो हमेशा क्या बनेंगे वो तीनों के तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे, और नॉन कोलिनियर होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होता है, सम ऑफ टू शॉर्टर साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जर साइड, देन दोज कोऑर्डिनेट मेक्स अ ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो जब भी हमें ट्रायंगल बनानी होगी तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ टू शॉर्टर साइड्स is greater than larger side then triangle form। तब ट्रायंगल क्या होंगी, बनेगी। ठीक है भाई, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये दो 3 पॉइंट मिलकर कोलिनियर लाइन बना रही है, तो कोलिनियरिटी के लिए क्या हो जाएगा, कोलिनियरिटी के लिए हो जाएगा सम ऑफ टू लाइन इज इक्वल टू थर्ड लाइन, सम ऑफ टू शॉर्टर साइड्स इज इक्वल टू थर्ड, और लार्जर लाइन भी, लार्जर भी बोल सकते हैं, लार्जर साइड्स then coordinates are collinear, तो इस टाइप से हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन मिल गई है कि जब भी हमारे पास टू शॉर्टर साइड होंगी, उनका सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, तो हमेशा क्या रहेगा, ट्रायंगल बनेगी। अगर दोनों साइड का इक्वल आ जाए थर्ड साइड के, तो वो क्या रहेगी, कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। तो उसके बाद 3 कोऑर्डिनेट से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता ही है क्या होता है, तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल आ जाएगी। अगर तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि दोज कोऑर्डिनेट्स मेक इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल, अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ हमेशा क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी, इक्वल नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या बनाएंगे, स्केलेन ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस टाइप से ये एप्लीकेशंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम क्या करेंगे, इन सभी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम बता पाएंगे कि किस टाइप से वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, या फिर स्केलेन ट्रायंगल बनाएंगे, या फिर ट्रायंगल बनाएंगे, या कोलिनियर होंगे। सिमिलरली 4 कोऑर्डिनेट्स पर भी ये ऐसा ही टॉपिक रहेगा। 4 कोऑर्डिनेट से मिलकर क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।